मोरोवर जहाँ तक वाइन स्मगलिंग की बात है, इसके ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई अच्छा तरीके से काम करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले फ़र्ज़ हमारा ही बनता है, कोई भी चीज़ जो है ना शुरू करनी हो तो पहले घर से करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सर ये जितने भी एनिमल जो आ रहे हैं ना, ये अब किसी बाहर के मुल्क की तरफ से नहीं आ रहे हैं, ना किसी के घर से ही आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं। हमारे ही लोग हैं, वो किसी भी कम्युनिटी के हैं। अब मैं बात नहीं करूँगा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, सभी कम्युनिटी के लोग हैं। और जब वो एनिमल दूध देने के लायक नहीं रहता, उनके काम के लिए नहीं रहता, तो उसको वो छोड़ देते हैं। तो यही एनिमल लोड किए जाते हैं ट्रक्स में, गाड़ियों में, और फिर इनकी जो है आगे स्मगलिंग की जाती है। तो मेन तो यही है कि हम लोग अपना पहले प्राइस समझें कि अगर मैंने एक जानवर को रखा, एक गाय को रखा, जिसका दूध मैंने पिया, बेचा, अपने घर के तौर पर, आमदनी के तौर पर उस एनिमल को इस्तेमाल किया, तो आज उस एनिमल को जब हमारी ज़रूरत है तो अब हम तब उसको हम अबैंडन कर देते हैं। ये लंपी स्किन डिजीज़ के टाइम भी बहुत आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू। सुशील जी, अगर बात करें हम जिस तरह से स्ट्रीट डॉग्स की, तो क्या कुछ चल रहा है? और देखने में ये आ रहा है कि कुछ स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, काट रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, और उसके बाद जो उनको लिया जाता है तो उसके बाद उनका क्या होता है? जहाँ तक स्ट्रीट डॉग की बात है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन एंड आल्सो टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ रेबीज बोथ इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स जो पहले 2001 हुआ करते थे, अब उनको री नोटिफाई किया गया है एज ABC डॉग रूल्स 2023। उसमें कंप्लीट जो है गाइडलाइंस दी गई हैं कि स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को हमने कैसे मैनेज करना है, इनकी जो बढ़ती हुई तादाद है उसको रोकने के लिए क्या तरीक़ाकार हैं, और साथ में ही रेबीज़, हमारा जो पूरा मुल्क है उसको हमने रेबीज़ फ्री करना है। ये एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और भी चलाया जा रहा है। तो अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं, उसमें यही है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे एक लोकेलिटी से आपने उठाया तो दूसरी लोकेलिटी में ले गए। इससे ना ही तो कोई पॉपुलेशन में फ़र्क आएगा, और ना ही जैसे मैंने रेबीज़ की बात की तो उस पे कोई हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो इनका यही तरीक़ाकार है कि सभी तमाम जो हमारी जितनी भी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन, अगर मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं, तो उनके लिए हम JMC की तरफ से ABC प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को हमने विद फैक्ट फ्राम 2021 आउटसोर्स किया हुआ है टू एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दैट इज़ फ्रेंडिको सिका। वो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे शहर के अंदर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन जो मैनेजमेंट है और रेबीज़ का जो टीकाकरण प्रोग्राम है उसको चला रही है। इस प्रोग्राम की बड़ी सख्त गाइडलाइंस है कि स्ट्रीट डॉग को जब भी हम हमारी जो व्हीकल जाते हैं डेली बेसिस पे, वो एक रोस्टर हमने पहले फ्रेम किया होता है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसको हमने अपनी जो हमारी वेबसाइट है JMC की, उसके ऊपर भी हमने अपलोड किया होता है। तो वार्ड वाइज स्ट्रीट डॉग कैचिंग की जाती है। स्ट्रीट डॉग जो है कैच करने के बाद हमारा ABC सेंटर रूपनगर में चल रहा है, वहाँ एक रात के लिए इनको रखा जाता है रेस्ट के तौर पर, और दूसरे दिन इनकी जो ABC सर्जरीज़ होती हैं, चाहे वो मेल डॉग हो फीमेल डॉग हो, तो वो सर्जरीज़ कंडक्ट की जाती हैं। एंड आफ्टर गिविंग मिनिमम 3 to 4 डेज़ पोस्ट ऑपरेटिव केयर, क्योंकि सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक वो डॉग फिट नहीं हो जाता तो उसका पूरा ख्याल करना, और ड्यूरिंग दैट पीरियड उनका पूरा फीडिंग का भी ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो जब वो फिट हो जाते हैं, साथ में ही एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का टीका लगाने के बाद उनको उसी लोकेलिटी में जिस जगह से हमने उनको लिफ्ट किया होता है दोबारा ड्रॉप किया जाता है। देखिए, ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं दे आर टेरिटोरियल एनिमल्स। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपकी गली में, आपके एरिया में अगर कोई एक ग्रुप रहता है डॉग का, तो वो दूसरे किसी ग्रुप को वहाँ इंटर नहीं होने देगा। मैंने कहा ये टेरिटोरियल होते हैं। तो अगर आपकी गली से कोई डॉग चले जाएं, तो आप ये देखिएगा चंद हफ्तों के बाद, महीनों के बाद एक नया ग्रुप, एक नया पैक ऑफ डॉग हो सकता है आपकी लोकेलिटी को ऑक्यूपाई कर ले। तो इसका बड़ा ही एक लॉजिकल जो ये जो तरीक़ाकार है यही है कि
they are not being dislocated from one locality to other. They are only being captured for the purpose of conducting their sterilization and vaccination, and after that they will be released back in the same area with a permanent identification mark as ear notch. अब कई बार लोग हमें ये भी कहते हैं कि नहीं जी आप हमारे एरिया में स्ट्रीट डॉग हैं तो आप आइए इनको लिफ्ट कर लीजिए, तो हम उनको ये ज़रूर पूछते हैं कि क्या वो स्टरलाइज्ड हैं कि नहीं। अब लोगों को नहीं पता होता कि क्या हमने कोई ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क रखा है। तो ये आपके माध्यम से, आपकी विसादत से मैं तमाम हमारे जो जम्मू वासी हैं, खासकर विद इन जेएमसी लिमिट्स जो लोग हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, राइट ईयर पे एक छोटा सा एक ना वो फ्लैप शेप एक मार्क बना देते हैं, थोड़ा सा एक कट लगा देते हैं, सो दैट कि अगर आप लोग हमें बुला भी रहे हो, टीमें हम भेज भी रहे हैं, तो वो चेक कर लेती हैं कि डॉग ऑलरेडी स्टरलाइज्ड है कि नहीं है। देखिए मेल का तो पता चल जाएगा, चाहे वो कट ना भी लगा हो तो वो चल जाए, लेकिन फीमेल का तो पता नहीं चलेगा। और इससे ये भी होता है कि कहीं डबलिंग ना हो, कि हम डॉग उठाकर लेकर आ जाएं, हो सकता है वो फीमेल पहले ही स्टरलाइज्ड हो तो दोबारा उसको बेचारी को हम कट लगा दें। तो ये चीज़ें सारी अवॉइड करने के लिए एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा के उनको वापस छोड़ा जाता है। ये सर्जरी का क्या पर्पज़ रहता है? सर्जरीज़ का यही है कि आगे वो बच्चे ना दे सके। मैंने जैसे कहा मेल डॉग उसमें हम बोलते हैं न्यूटर करना, और जो फीमेल डॉग है उसको बोलते हैं स्पेइंग करना। तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है फीमेल का वो निकाल लिया जाता है। फिर भी ये तादाद क्यों बढ़ रही है? हाँ, अब ऐसा है सर कि जैसे हमारे शहर में अभी हमने एक सर्वे करवाया था, कोई 43,000 के करीब स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन है, जिसमें 5 to 10% का मार्जिन रखना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग को काउंट करना कोई इतना आसान नहीं। जॉब नहीं है। तो अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बिच साल में 2 बार बच्चे देती है, 6-6 महीने के बाद जो है इनका हीट पीरियड रहता है। तो जो बच्चे होते हैं वो भी अगर उनमें से फीमेल हैं तो वो भी 6-8 महीने की जो एज होती है ट्रेन करने के बाद वो भी रेडी हो जाते हैं आगे बच्चे देने के लिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें इन्हें टाइम बाउंड मैनर जो हमारी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन शहर की है उसको कंट्रोल करना होगा। अभी हम लगभग 25 से लेकर 30 नंबर ऑफ़ सर्जरी डेली बेसिस पे कंडक्ट कर रहे हैं, और मेरा तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ रब्ता कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, आपके जो बाकी माध्यम है ईमेल कीजिए, लेकिन आप कृपया ये ना कहें कि हमारे एरिया से डॉग उठा लें और किसी दूसरी जगह रख दें। वो तो वैसे भी मैंने कहा वो जो गाइडलाइंस हैं एज़ पर द लॉ दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड। हाँ, इसके लिए ज़रूर कहें कि आप गाड़ी भेजिए, हमारे एरिया की जो स्ट्रीट डॉग है उनको जो है स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए लिफ्ट किया जाए, सो दैट कि हमारे एरिया में आगे नए बच्चे जो है पैदा ना हो। इस प्रोग्राम का अगर हमने एक मेन अगर चेक रखना है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो है कि हमें नए बच्चे पैदा होते हुए नहीं दिखने चाहिए। जो मेन इसका अगर इफ़ेक्टिवनेस अगर हमने इस प्रोग्राम की देखनी है। बाकी जैसे आपने कहा कि डॉग की तादाद, तो मैं सच वही आपकी ये रियलिटी है, वो तो हमें कोई ऑल ऑफ सडन ऐसा तो नहीं है कि आपके एरिया से 10 डॉग उठाए तो सर्जरी और वैक्सीनेशन करने के बाद 10 से वो 8 नहीं होंगे, 10 से 11 नहीं होने चाहिए, लेकिन जितने हैं वो पॉपुलेशन एक स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। लेकिन इसको ये सही है कि इन्हें टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम चलाते रहें तो इतनी ही डबल तादाद में पॉपुलेशन बढ़ती जाए। ये बात बिल्कुल सही है और बड़ी ही एक टेक्निकल पॉइंट है कि जैसे मैंने कहा ना कि एक साइकिल में जो 6 महीने का साइकिल होता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो 70 से लेकर 80% वहाँ की पॉपुलेशन हमें कवर करनी होगी। तो इसीलिए हमने वार्ड वाइज रोस्टर बनाए हैं। अभी इमीडिएट शायद हमें इतना देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, अभी 2 साल हो गए हैं हमने इस प्रोग्राम को आउटसोर्स किए हुए, तो 1 साल हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द अनस्टरलाइज्ड पॉपुलेशन बाय दैट टाइम, जैसे हमारा ये 31 मार्च 2024 तक चलेगा, तो हम एक सर्वे कंडक्ट कर लेंगे। अगर हमें लगेगा तो और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम एक्सटेंड करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब काम कर रही है, क्योंकि इन प्रोग्राम को लगातार 3 से लेकर 5 साल चलाने की एक गाइडलाइंस हैं, एक जो है एडवाइस किया जाता है, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है या बाकी जो हमारी रिप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है, तो उनकी तरफ से भी यही है कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यूस चलाना पड़ेगा अगर हमने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, और ग्राउंड लेवल पे हमें इस प्रोग्राम के रिज़ल्ट जो हैं, नताइज जो हैं, तो तभी हमें पॉसिबल होकर देखने को मिलेंगे।
डॉक्टर साहब, स्ट्रीट डॉग्स अगर किसी को काट लेते हैं या किसी को दांत लग जाता है, कितना अहम ज़रूरी हो जाता है उसको वैक्सीनेशन करवाना? देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंसानी लाइफ जो है उसका कोई मोल नहीं है। ये ज़रूरी है जब भी डॉग बाइट होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बिल्कुल अपनी सेहत के साथ, क्योंकि ये एक फैटल डिज़ीज़ है। रेबीज़ आप जानते हैं कि फैटल डिज़ीज़ है, होने के बाद इसका कोई इलाज है नहीं। तो इसके लिए तुरंत अपने जो नज़दीकी हमारा कोई मेडिकल सेंटर है, हॉस्पिटल है, हमें वहाँ जाना चाहिए, रुजू करना चाहिए, उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। और वैक्सीन तो इसकी है ही, हमें करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो वैक्सीन होती है वो एनुअली होती है। अभी हो सकता है हमने डॉग स्टरलाइज़ और वैक्सीनेट करके छोड़ा हो, लेकिन उसका टाइम अब 1 डेढ़ साल हो गया हो। तो हमें सही मायने उस डॉग को दोबारा वैक्सीन करने की उसकी ज़रूरत है। हम उसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं। जिन-जिन एरियाज़ में हमने डॉग स्टरलाइज़ कर दिए हैं और उनका टाइम 1 साल से ऊपर हो गया है, तो अभी मैंने कहा जो नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 2030 चल रहा है, हमारी पूरी कंट्री में। तो उसके मुताबिक हम एक कोई एसओपीज़ तैयार कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ऑलरेडी हमने स्टरलाइज़ कर दी है किसी एरिया की, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड हमारे पास रहते हैं, तो उन डॉग को दोबारा हम वैक्सीन करेंगे। लेकिन फिर भी जहाँ तक इस सवाल का तल्लुक है, तो वो वैक्सीन कराना बिल्कुल ज़रूरी है। हमें अपनी मेडिकल एडवाइस जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द आपका घाव कैसा है, किस लेवल का है, किस डिग्री का है, उसमें हो सकता है वैक्सीन से भी काम ना चले, हो सकता है वहाँ सीरम लगानी पड़े। क्योंकि जो वैक्सीन होती है उनमें एंटीबॉडीज़ तैयार होने में मिनिमम 14 दिन लग जाते हैं। लेकिन जो सीरम्स होती है वो इमीडिएट आगे एंटीबॉडीज़ तैयार करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी रहता है। और रेबीज़ जैसे फैटल डिज़ीज़ के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं जा सकता। तो इसलिए ऐसे केसेस में अगर कहीं भी कोई डॉग बाइट होता है तो वैक्सीन उसकी करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ समय पहले हम देख रहे थे कुछ इशू बना हुआ था डॉग को लेकर के, कोई मालिक, कोई कहीं से आपने लिफ्ट किया था डॉग, वो क्या पूरा माजरा था? देखिए आपने पहले भी शायद इस प्रोग्राम के बारे में आपने मेरा इंटरव्यू किया था कि जेएमसी की तरफ से वक्तन-वक्तन हम एडवाइज़रीज़ इश्यू कर रहे हैं कि जितने भी पेट डॉग ओनर्स हैं, कीपर्स हैं, जो हमारे विद इन जेएमसी लिमिट्स रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेट डॉग की रजिस्ट्रेशन जेएमसी के साथ करवाएँ। उसके जो करवाना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो यही आ जाता है कि हमारे शहर के अंदर टोटल कैनाइन पॉपुलेशन कितनी है? स्ट्रीट डॉग की जैसे मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, इसी तरीके से हमारे पास जो पेट डॉग पॉपुलेशन है वो भी अच्छी खासी तादाद है। और दूसरा, क्या ये डॉग प्रॉपर्ली वैक्सीनेट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? सम टाइम पिछले साल कई लोगों ने इस पे क्वेश्चन उठाए कि जिन्होंने अपने डॉग रखे हैं वो तो वैक्सीन करवाते ही हैं। ये सच्चाई नहीं है। हमारे पास आज भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें डॉग वायलेंट हो जाते हैं, हो सकता है उसको रेबीज़ हो गया हो, तो लोग फिर हमें जेएमसी को अप्रोच करते हैं कि जो डॉग है ये अब आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया है, हमें ही काटना शुरू कर गया है। तो जब हम उनका जो रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का वो चेक करते हैं, हो सकता है वैक्सीन करवाई हो 3 साल पहले और दोबारा करवाई ही ना हो। तो जो हमने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया है, एक तो मैंने कहा कि कैनाइन पॉपुलेशन, दूसरा रेबीज़ को अपने शहर से ख़त्म करना, इसके ऊपर कंट्रोल करना। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों तरह की जो हमारे स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन और हमारी जो पेट डॉग पॉपुलेशन है इनका प्रॉपर्ली जो है वैक्सीन किया जाए। क्योंकि आप ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको टाइम मिले, मेडिकल कॉलेज में हमारी जो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन सेक्शन है, वहाँ से आप एक डाटा ले सकते हैं कि उनके पास अच्छी खासी तादाद लोग वो भी आते हैं जिनको पेट डॉग ने ही बाइट किया होता है। बिल्कुल। स्ट्रीट डॉग की तो रहता ही है, चलो लोगों का भी स्ट्रीट डॉग ने बाइट कर दिया, अपने पेट डॉग भी बाइट करते हैं। तो अगर उनकी भी प्रॉपर्ली वैक्सीन नहीं हुई होगी तो आगे मैंने कहा ये रेबीज़ तो ऐसा डिज़ीज़ है, तो ये इसलिए इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो ये जो पेट डॉग आपने लाया था, इसका क्या स्टोरी थी पीछे? इसका स्टोरी यही थी कि इसके द्वारा नीवर्स कोई 2-3 केस हो चुके थे, नीवर को काटा था। और जैसे आप जानते हैं कि जो पिट बुल्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव ब्रीड्स होती हैं। तो हमने जो एडवाइज़री इशू की थी उसमें हमने तमाम लोगों से यही दरख्वास्त की थी कि एक तो वो रजिस्टर करें, पेट डॉग की रजिस्ट्रेशन करें जेएमसी के साथ, और दूसरा जहाँ तक जो एग्रेसिव ब्रीड्स हैं जैसे पिट बुल्स हैं, जहाँ इसमें पाकिस्तान बुलीज़ हैं, रॉटविलर्स हैं, ऐसे जो एग्रेसिव ब्रीड्स हैं वो तब तक ना रखें जब तक कि आपके पास उनको प्रॉपर जो ट्रेनिंग है, हैंडलिंग है उन डॉग को करने की ऐसी ट्रेनिंग ना हो। मतलब आपके पास नहीं है ट्रेनिंग तो आपने ऐसे डॉग रख लिए, और ये सम टाइम डॉग दूसरों के लिए तो खतरा बनते ही बनते हैं, कई बार ओनर के लिए भी खतरा बन जाते हैं।
और ये खासकर पिटबुल एक ऐसा डॉग है कि जब ये बाइट करना शुरू करता है तो ये पीछे नहीं हटता। आदी हो जाता तो है। बिल्कुल, तो फिर ये हो सकता है कि आपकी जान जाने का भी वही उसका भी ये सबब बन जाए। तो इसलिए वो ये डॉग की यही कंप्लेन आई थी, इसने नीवर को बाइट किया नेबर था। ने कंप्लेंट की? हाँ, नीवर ने कंप्लेन की थी। हुँ, एक्चुअली पहले भी एक हादसा हो चुका था, तो उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। हुँ, वो पुलिस में भी केस गया था। अच्छा। तो ये भी केस जो था पुलिस में गया था, दोबारा नीवर को बाइट किया, तो फिर उसके सिलसिले में हमने इस डॉग को कन्फिस्केट कर लिया और उसकी फिर स्टरलाइज़ेशन, वैक्सीनेशन करवा के, तो अब हमने उस डॉग को आगे फर्दर रिहैबिलिटेशन के लिए आगे किसी कुछ लोग होते हैं जो ऐसे डॉग को रखने के लिए थोड़ा ट्रेंड होते हैं, तो उनको हमने अडॉप्ट करवाया है। जी, जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं, बहुत सारे लोग एनजीओज़ के थ्रू जो हैं इन स्ट्रीट डॉग्स को जो है सँभालते हैं, जो ज़ख्मी होते हैं या जो कमज़ोर होते हैं, उनको अपने घरों में ले जाकर के जो है उनको पनाह देते हैं, खाना देते हैं या उनको सँभालते हैं, उनका इलाज वग़ैरह करते हैं। उसके लिए भी कोई कानून है कि वो कैसे एक रेज़िडेंशियल एरिया में जो है उनको रख सकें या किसी अड़ोसी-पड़ोसी को कोई दिक्कत ना हो या उनके जो शोर होता ही है, अगर आप 10, 20, 50 मतलब स्ट्रीट डॉग्स होंगे आपके पास तो शोर तो होना ही है। तो उससे जो लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसके लिए भी कोई कानून है, कोई परमिशन लेनी पड़ती है पहले या कोई भी इस तरह के सामाजिक काम जो है वो कर सकता है? देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट डॉग फीडिंग का ताल्लुक है, वो अलाउड है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो उसमें कानूनी तौर पर भी जायज़ है और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस उसमें इशू की गई हैं। देखिए, जो स्ट्रीट डॉग जो है, इनको आज की डेट में हम कम्युनिटी डॉग्स कहते हैं। कम्युनिटी का मतलब यही हो गया कि ये सभी के डॉग हैं। ये कोई इनको पहले हम ओनरलेस या स्ट्रे डॉग कहना, वो अब उस टर्म को हुँ, जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से भी और लॉ जो हमारा कंट्री का वो भी ये कहता है कि ऐसा ना बोलकर इनको कम्युनिटी डॉग्स बोला जाए। आपको पता है, अगर डॉग्स हैं, कहीं हमें दिखते हैं तो कहीं तो इनको खाना मिल रहा है ना। बिल्कुल। वो कोई ना कोई डाल रहा है, आप जैसे लोग या कोई भी हमारे एनिमल जो हुँ, लवर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो इन लोग इनके लिए बेज़ुबानों के लिए काम करते हैं, हुँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का उनको भी एहतियात रखना है कि इनकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना हो, सोसाइटी में इनसैनिटरी कंडीशंस ना क्रिएट हों, न्यूसेंस ना क्रिएट हो। आप इनको फीड कीजिए, लेकिन किसी एक जगह पे कन्फाइन ना कीजिए। जिस जिस जगह ये हैं उसी जगह पे आप फीड कीजिए, लेकिन ये हमेशा ख्याल रखिए कि जैसे किसी के गेट के आगे आप फीड कर रहे हैं, तो साफ़ सफाई हम जैसे अपने शहर को हमने साफ़ रखना है, वो थोड़े से तरीक़ाकार हमें फ़ॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उनको फ़ीड कर देते हैं। हो सकता है वो एक बड़ी सी नैरो सी कोई लेन हो, तो वहाँ 10 डाग इकट्ठे हो जाएँगे, तो वो कई बार खतरा भी बन जाते हैं। जब हुँ। झुंड की तादाद में डाग देखने को मिलते हैं ना, वो सम टाइम हमारे लिए खतरा भी बन खतरा जाते बन हैं। जाता है, बिल्कुल। तो इन चीज़ों का हमें हमेशा ख़्याल रखना है। फीडिंग में कोई बुराई नहीं है, आप फीड कीजिए। मैंने कहा, ये कम्युनिटी का ही काम है इन डॉग्स को पालना। हुँ, और अगर ऊपर वाले ने बनाया सब चीज़ों को, सब जो बशर को, तो हुँ, उन्होंने इसको, हर चीज़ का एक मतलब है, हुँ, इकोलॉजिकल एक सिस्टम है। तो वो उसमें कोई ऐसा कानूनी तौर पर कोई ऐसा नहीं है। हुँ, हाँ, अगर आप किसी अपने घर में आप 10-20 डॉग रख लेते हैं, हुँ, तो वो विदाउट परमिशन ना रखें। हुँ, शेल्टर ऐसे नहीं आप खोल सकते। ठीक हुँ, है, कम्युनिटी डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, आप इनको बाहर फीड कीजिए, खुले में कीजिए। हुँ, लेकिन मैंने कहा, कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, साफ़-सफ़ाई होनी चाहिए। किसी एक ही जगह सभी तमाम झुंड का झुंड जो है उसको इकट्ठा ना कर लें, तो हुँ, वो खतरा। लेकिन शेल्टर ना खोलें। हुँ, अब रेज़िडेंशियल एरिया में अगर आप कहीं शेल्टर खोल देते हैं, तो वो दिक्कत का सबब है। उसके लिए बाकायदा प्रावधान है कि शेल्टर जो होगा, उसमें क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हुँ, शेल्टर कहाँ होना चाहिए, हुँ, वो उसके लिए तमाम जो गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं। तो वो अगर कोई ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी कई बार आती हैं, तो हम लोगों को यही गाइड करते हैं कि अगर स्ट्रीट डॉग हैं, तो लेट देम फ्री, उनको कन्फाइन क्यों करना हमने एक जगह पे? हुँ, उनको जैसे वो रहते हैं कम्युनिटी में, वैसे रहने दीजिए। हुँ, अगर आपने अपने लेवल पे 1-2 डॉग रख भी लिया, उनको आप फ़ीड कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन फिर उनको प्रॉपर्ली अडॉप्ट कीजिए, लीगलाइज़ तरीके से अडॉप्ट हुँ, कीजिए। हो सकता है तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी करवाएँ। तो वो चीज़ें कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारे अपना कम्युनिटी डॉग अडॉप्ट करता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की भी एक ये मन की बात में उन्होंने लोगों को कहा था कि जैसे हम ब्रीड्स जो डॉग हैं उनको इतनी महँगे-महँगे डॉग जो है कि वो ब्रीड्स के डॉग जो है खरीदते हैं। हुँ, तो लेकिन जो हमारा अपना अपना कम्युनिटी डॉग है, ये ज़्यादा समझदार है, ये ज़्यादा वफ़ादार है, हुँ, तो इसको अपनाने की कोशिश करें। इससे भी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन जो है कम होगी। अगर आपने घर में डॉग रखना है,
तो ब्रीड को ना लाते हुए अपने स्ट्रीट डॉग को रखिए। वो ज़्यादा समझदार है और अपने मालिक को लेकर, अपने घर को लेकर वो ज़्यादा उसका एक अट्रैक्शन रहती है और उसके अंदर जो सेंसेस हैं मैंने देखा है वो ज़्यादा तेज़ रहती हैं। वो आप अपना मालिक हो सकता है अभी आधा किलोमीटर पीछे हो तो वो पहले ही उसकी जो सेंसेस काम करती हैं कि भाई मेरा मालिक, मेरा जो ओनर है, मेरा घर आ रहा है। तो ये चीज़ें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी कहा गया था। तो वो अगर आप अडॉप्ट करें तो 1-2 डॉग अपने घर पे रखना है तो रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज ए शेल्टर घर पे ना खोलें और वो भी एक रेजिडेंशियल एरिया में। डॉक्टर साहब, अब बात करें हम गौशालाओं की, नगरोटा में जो आपने गौशाला खोली है, वहीं अगर हम बात करें जो एनजीओज़ ने गौशालाएं खोली होती हैं, वहाँ पे जो गायें होती हैं काफ़ी तंदुरुस्त होती हैं और दूध भी देती हैं। उनके लिए वातावरण जो है या उनके लिए रख रखाव जो है बहुत अच्छा होता है। नगरोटा की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आती रहती हैं बीच बीच में, गायें वगैरह जो वहाँ पे होती हैं बेचारी कमज़ोर होती हैं, दूध भी नहीं देती हैं। ऐसा क्या कारण है, इतना अंतर क्यों है कि ये प्राइवेट लोग हैं, एनजीओज़ चला रही हैं इसलिए वो ज़्यादा देखभाल करती हैं उनकी, और वहाँ पे जेएमसी के अंडर है, देखभाल नहीं हो पा रही है, वो कारण है या और कोई कारण है जिस वजह से वहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो लोग प्रोजेक्ट करते हैं, वीडियोज़ वायरल होती हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो जेएमसी के द्वारा कैटल पॉन्ड नगरोटा में शुरू किया गया है, ये हमने इस मोटिव से इस कैटल पॉन्ड को बनाया था कि टू प्रोवाइड शेल्टर टू द डेस्टिट्यूटेड, स्ट्रे, अबेंडन्ड, सिक एंड इंजर्ड स्ट्रे एनिमल जो विद इन जेएमसी लिमिट्स हमें मिलते हैं। शहर के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने में मिलते हैं जो बीमार भी होते हैं, जहाँ लोगों ने कई बार एबेंडन उनको कर दिया है जब उनकी ज़रूरत के नहीं रहे। तो इसका मेन मोटिव यही था कि एक तो शहर को साफ़ सुथरा रखना और दूसरा ऐसे एनिमल्स को एक प्रॉपर जगह मिले। ये इस मोटिव से एक कैटल पॉन्ड बनाया गया था। और जो जेएमसी का जो मैंडेट भी यही है, क्योंकि हमारा अपना एक लिमिट रहती है, जो भी हमारा काम रहता है विद इन जेएमसी लिमिट से ही हम काम करते हैं। तो अभी ये जो जेएमसी का जो कैटल पॉन्ड है, ये कंस्ट्रक्शन इसकी जो कंप्लीट हुई है अंडर फेज़ 1 ही कंप्लीट हुई है। इसमें आगे भी सेकंड फेज़ भी है, थर्ड फेज़ भी है। जैसे ही हमने कैटल पॉन्ड बनाया तो आप जानते हैं कि इसकी लोकेशन जो है बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ है। तो इसमें बहुत सारी हमारे पास जो कैटल्स हैं वो आना शुरू होगी, जो पुलिस के द्वारा रेस्क्यू की जाती हैं ऑन अकाउंट ऑफ इलीगल बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मगलिंग। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी बोवाइन्स जो इलीगल बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, जो स्मगलिंग में आते हैं, ये ज़्यादातर एनिमल ओल्ड एज होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव होते हैं और सम टाइम बीमार भी होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जब हमारे पास आते हैं, और मैं आपको मेरे मोबाइल पे अभी आपने देख लेना, वो मैं दिखाऊंगा, उनके विजुअल वीडियो भी है मेरे पास। इतनी बुरी कंडीशन में हमारे पास एनिमल पहुंचता है कि आपके देखकर ही जो है रूह कांप जाती है। गाड़ियों में इतनी बुरी तरीके से इनको डाला होता है, बांधा होता है, इनके ऊपर जैसे हो सकता है तूड़ी के बैग डाले गए हों, या ऊपर और कोई चीज़ ऐसी डाली गई हो, तो उनको बीच में ऐसे भरा होता है ज़बरदस्ती। जैसे एक गाड़ी की जो होती है कैपेसिटी होती है कि हमने उसमें 4 एनिमल रखने हैं या 8 रखने हैं, तो 15-15, 20 उसकी डबल कैपेसिटी में एनिमल डाले होते हैं। ज़ख्मी भी हो जाते हैं ज़ख्मी बहुत सारे। इतनी बुरी। और दूसरा, इनको जब ये आते हैं एनिमल, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ना ही कोई प्रॉपर्ली फीड किया जाता है, ना पानी दिया जाता है, ना कोई इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उल्टा इनको सेडेटिव्स जो इंजेक्शंस वगैरह वो दिए जाते हैं, सो दैट कि ये चुपचाप बल गाड़ी में शोर पड़े ना करें, पड़े रहें पड़े रहें। और किसी को पता भी ना चले। तो इस बुरी तरीके से वो एनिमल हमारे पास आते हैं। जब वो हमारे कैटल पॉइंट तक पहुँचते हैं, तो इवन आफ्टर गिविंग